हेलो इंटेलिजेंट्स, वेलकम टू होमियो इंस्ट्रक्ट। अगर आप इस चैनल के लिए न्यू हैं तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सो एज द टॉपिक सजेस्ट, आज हम पढ़ने वाले हैं कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। और जो कि मैंने पिछले वीडियोस देखे तो मैंने हर एक वीडियो में देखा कि मैं जो पढ़ाती हूँ या फिर जो एक्सप्लेन करती हूँ, आई टेक टू मच टाइम, सो इट गेट्स बोरिंग फॉर एवरीवन हु आर वाचिंग इट। सो मैंने आज से डिसाइड किया है दैट विल आई ट्राई कि मैं बिल्कुल लेंदी वीडियोस ना बनाऊं। सो एकदम इजी बनाऊं जिससे आपको आइडिया भी आ जाए, आप पेपर में अटेम्प्ट भी कर सको और आपको अंडरस्टैंड भी हो जाए इन लिटिल बिट क्वांटिटी। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो कार्डिनल प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के ऐसे 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स है। कार्डिनल प्रिंसिपल्स मतलब जिनके ऊपर अपनी होम्योपैथी चलती। देयर आर सम रूल्स, अगर आप रोड पे निकलते हो देयर आर सम रूल्स, अगर आप रोड पे निकलते हो देयर आर सम रूल्स इन दिस कोविड time also. There are some rules in any career, there are some rules in every faculty, family also. तो हर जगह आप जहाँ पे जाओगे वहाँ पे हर एक फैकल्टी के वहाँ के लोगों ने एक रूल बनाया हुआ है। तो वैसे ही होम्योपैथी के रूल्स बनाए हैं हानीमन ने, वो डिफरेंट सेक्शंस में बताए थे, बट ऑथर्स ने बाद में जाके वो सिंपल फॉर्म में बताना स्टूडेंट्स के लिए आसान समझा। तो ऐसे 7 बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरी होम्योपैथी खड़ी है, जिसकी बुनियाद कार्डिनल प्रिंसिपल्स है। तो ऐसे कितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स होम्योपैथी के हैं? तो 7 हैं। उसमें से फर्स्ट है लॉ ऑफ सिमिलिया, सेकंड इज लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स, थर्ड इज लॉ ऑफ मिनिमम, फोर्थ इज डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, फिफ्थ इज थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस, सिक्स्थ इज थ्योरी ऑफ वाइटल फोर्स एंड सेवेंथ इज डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग डायनामाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम देखेंगे लॉ ऑफ सिमिलिया। तो होम्योपैथी का वर्ड मीनिंग ही ऐसे होता है, दैट इज़ होम्यो मीन्स सेम एंड पैथोज मीन्स सफरिंग। दैट इज़ कि होम्योपैथी पूरी सिम्टम सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर क्योर करती है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी कि आपके सामने कोई पेशेंट आया, उसको जो सिम्टम्स आपने नोटिस किए जो उसको आ रहे हैं, वो सब सिम्टम्स आपने नोट डाउन किए एंड आपने आपके दिमाग में पीछे कैसेट चल रही थी दैट दिस पर्सन में बिलोंग टू दिस रेमेडी। ओके, उसके सिम्टम्स इस रेमेडी को फ़िलहाल दिखा रहे हैं, तो आप वो रेमेडी आप उसको प्रेस्क्राइब कर दोगे। दिस इज सिम्टम सिमिलैरिटी इन सिंपल लैंग्वेजेस। तो होम्योपैथी का सबसे बेसिक अगर स्टार्टिंग में एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल भी बोलो ना, जिसके ऊपर पूरी होम्योपैथी की कायनात खड़ी हुई, वो बस एक चीज़ थी कि सिम्टम सिमिलैरिटी। ठीक है, तो वही उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलिया में बोला है। लॉ ऑफ सिमिलिया के आगे उन्होंने थोड़ा बहुत बोला है कि ये ट्रेडिशनल वेज में थोड़ा बहुत यूज़ हुआ था, बट लोगों ने तब उस पर फोकस नहीं किया, जिन्होंने भी यूज़ किया था, कि ये एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। इसको लाइट में लाने वाले ओनली वन वॉज हानीमन, जिन्होंने अपने खुद के फाइन ऑब्जर्वेशन से और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग से इसको साइंस बनाया, इसको होम्योपैथी का लॉ बनाया। ठीक है, फिर इसको यूनिवर्सल लॉ बनाया गया, क्योंकि ये यूनिवर्सल मतलब क्या कि कोई स्पेसिफिक जगह के लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो हर तरफ आप दुनिया में कहीं पे भी जाएंगे ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। सो होम्योपैथी का फर्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल है लॉ ऑफ सिमिलिया। देन सेकेंड वन विच इज़ लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स। तो लॉ ऑफ सिम्प्लेक्स क्या है कि एक टाइम पे आप बस सिंगल रेमेडी ही यूज़ करो। ये हानीमन क्यों बोलते? क्योंकि फर्स्ट तो क्योंकि ये जो रेमेडी हम देखते हैं, मेडिसिन्स हम देखते हैं मटेरिया मेडिका में, वो सिंगली प्रूव हुई है। आर्सेनिक अल्बम और सिंकोना ऑफिशनैलिस मिलके वो किसी के ऊपर प्रूव नहीं की। ठीक है, तो इसलिए उसकी प्रूविंग हमें जितनी पता है वो सिंगल, पर्टिकुलरली उसकी सिंगल प्रूविंग के बेसिस के ऊपर पता है। तो फर्स्ट थिंग तो उन्होंने ये बोली। सेकेंड उन्होंने ये बोला कि सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर अगर आप दे रहे हो तो कोई भी पर्सन
पर्सन एक टाइम पे सबसे ज़्यादा एक ही रेमेडी को सिमिलर दिख सकता है, ना कि मिक्सचर ऑफ रेमेडीज़ को या फिर 2-3 रेमेडीज़ को एट अ टाइम। सो सबसे ज़्यादा जिसको वो सिमिलर दिख रहा है आपको वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करनी है, ठीक है। फिर अगर आप मिक्सचर दे रहे हो मेडिसिन्स का, रेमेडीज़ का, तो आपको पता नहीं चलेगा एज अ फिजिशियन कि कौन सी रेमेडी जो है वो क्यूरेटिवली एक्ट कर रही है, एंड सेकेंड थिंग कि कौन सी जो है वो आपको ऑब्स्टैकल ला रही है बीच में, ठीक है। तो हैनीमन ने ये चीज़ स्टार्टिंग से बोली थी कि सिंगल सिंपल रेमेडी वन टाइम पे एडमिनिस्टर करो, जिसके साथ वो केस जो है आपके सामने पेशेंट जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैचिंग दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेमेडीज़ का मिक्सचर अगर आप अप्लाई करते हो अगेन, तो उसके वो रेमेडीज़ के दोनों के मिल के पेशेंट्स में एग्रीवेशन आएंगे, समझ रहे हो। मतलब हमने अभी बोला कि अर्सेनिक अल्बम है और सिंकोना ऑफिशिनालिस है, अगर आप ये दोनों पेशेंट को देते हो तो सिंकोना ऑफिशिनालिस के अपने अपने पूरे सिम्टम्स प्लस अर्सेनिक अल्बम के अपने अपने पूरे सिम्टम्स ये वो पेशेंट में दिखाएंगे। दैट इज़ अनवांटेड एग्रीवेशन आ सकता है पेशेंट से, और हमें कुछ कुछ चीज़ें तो पता भी नहीं चल सकती है। जैसे हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि कुछ क्यूरेटिव पावर हो सकती है उसमें, तो कुछ उसमें ऑब्स्टैकल क्रिएट करने वाली चीज़ें हो सकती है वो मिक्सचर की वजह से। और उसके बाद एग्रीवेशन के वजह से, जो हमारा पॉइंट चल रहा है, एग्रीवेशन की वजह से वो पेशेंट के ऊपर एडवर्स इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो कि क्योंकि वो प्रूव ही नहीं हुआ है तो हमें नहीं पता है कि वो कैसे एक्ट करेंगे, अर्सेनिक अल्बम और सिंकोना ऑफिशिनालिस। तो वो प्रूव नहीं हुआ है तो हमें पता नहीं है कि वो कैसे एक्ट करेंगे। वो डिलेटरीजली एक्ट कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर जिसको हम दे रहे हैं, एंड दैट विल कॉज हार्म टू हिम। जिसको हमको ठीक करना था उसकी हेल्थ हम और ख़राब कर देंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि अगर हम मिक्सचर देते हैं तो सिंगल डोज में तो हमें पता है कि उसकी प्रूविंग जो है वो मटेरिया मेडिका में हो चुकी है, बट हम जब वो साथ में दे देंगे तो बेसिक वही गोलमोल हो रहा है वो कंसेप्ट कि वो सिंगली प्रूव हुई है। यू कांट प्रेस्क्राइब मिक्सचर ऑफ देम, वो सिंगली प्रूव हुई है, आपको नहीं पता है उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो इसके जो इफ़ेक्ट्स हमें चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे अगर आप मोर देन वन रेमेडी दे रहे होंगे किसी डोज में उसको। तो और उसके बियॉन्ड सबसे बेसिक नहीं बोलूँगी मैं इसको, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बोलूँगी कि जो वाइटल फोर्स है जो हमारी बॉडी को गवर्न करता, हमारी बॉडी को चलाता, वो सिंगल सब्सटेंस है। तो वो अगर डिसहार्मोनी में, पेशेंट आपकी तरफ तभी आएगा जब उसके बॉडी में डिसहार्मोनी है, मतलब वाइटल फोर्स की डिसहार्मोनी है, वो अनहेल्दी है। और आपको वाइटल फोर्स को ठीक करना है। द मोटिव ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडीज़ और होम्योपैथिक फिजिशियंस इज़ टू बैलेंस द वाइटल फोर्स, टू स्टिमुलेट द वाइटल फोर्स टू रिकवर बाय इटसेल्फ। ओके, तो ये आपको अगर करना है तो आपको उसके लिए रेमेडी भी एक ही देनी पड़ेगी, सिंगल सिंपल रेमेडी एट अ टाइम। यस, तो दिस वॉज सेकेंड। थर्ड इज़ लॉ ऑफ मिनिमम। तो लॉ ऑफ मिनिमम में क्या बोला गया है कि लॉ ऑफ मिनिमम क्या है। सी, आपने बस रेमेडी अच्छी या फिर सूटेबल चूज़ की है, सिलेक्ट की है, और आपने वो प्रेस्क्राइब करना, ये क्योर करेगा क्या पेशेंट को, तो नहीं। आपको उसका डोज भी देखना पड़ेगा, आपको डोज की क्वांटिटी देखनी पड़ेगी, फिर जाके वो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। तो आपको ये सब चीज़ें उसमें देखनी है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन द बेसिस कि आप बस रेमेडी सिलेक्ट करो और आप प्रेस्क्राइब कर दो। ये बहुत नेसेसरी है कि आप डोज भी अच्छे से दे पाओ सामने वाले पेशेंट को। सेकेंड इज़ कि अगर आप माइन्यूट डोज देते हो पेशेंट को, मिनिमम डोज इज़ माइन्यूट डोज, ठीक है। अगर आप माइन्यूट डोज देते हो पेशेंट को तो उसमें जो है वो जो आपको इफ़ेक्ट्स चाहिए वही आएंगे, ठीक है। आप माइन्यूट इसलिए दे रहे हो कि उसमें साइड इफ़ेक्ट्स ना आए, जितना नेसेसरी है आप उतना ही दे रहे हो, ठीक है। एग्ज़ाम्पल कि किसी को 5 रुपए की ज़रूरत है,
आई एम गिविंग सो मच इनफॉर्मल एग्जाम्पल्स. सो अगर किसी को 5 रुपए की ज़रूरत है और आप अगर उसको 3 रुपए दे रहे हो तो वो हैप्पी नहीं होगा. ठीक है, अगर उसको 5 रुपए की ज़रूरत है तो उसको 5.5 रुपए दे दो. ठीक है, ताकि वो हैप्पी भी हो जाए एंड आपका भी बहुत लॉस ना हो. तो ये कंसेप्ट आप सेम माइन्यूट डोज में अप्लाई कर सकते हो. बिकॉज देखो, आपको फर्स्ट वो बॉडी में आपको एग्रीवेशन नहीं लाना है. ठीक है, सेकेंड, आपको जो पहला डिसीज़ है प्रिवेलिंग वन, उसको निकाल फेंकना है. तो आपको उससे ज़्यादा पावर वाला डालना पड़ेगा जो कि माइन्यूटनेस से होगा. पर माइन्यूटनेस कितना, जितना नेसेसरी है उतना. अगर आप माइन्यूटनेस को मद्देनज़र रखते हुए 5 की ज़रूरत है और 3 दो दे रहे हो तो उसका कुछ भी फ़र्क नहीं गिरेगा. पर आप माइन्यूटनेस का ध्यान में रख के 5 का 5.5 अकॉर्डिंग टू केस. ठीक है, अगर 5 की ज़रूरत है तो 5.5 थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हो तो फिर उसका जाके वाइटल फोर्स एक्साइटेशन होगा और फिर वो रेमेडी क्योर करेगी वो पेशेंट को. आप समझ रहे हो. तो दिस इज़ कंसेप्ट बिहाइंड दिस लॉ ऑफ मिनिमम. ठीक है, और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव में जाते हैं. तो ये माइन्यूटनेस का क्या करेगा, जितना ज़रूरी है उतना ही वाइटल फोर्स को एक्साइट करेगा और उससे आगे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं कॉज करेगा. सेकेंड इज़ कि उसके जेंटल इफ़ेक्ट होंगे बॉडी के ऊपर, वो वायलेंट इफ़ेक्ट नहीं करेगा बॉडी के ऊपर, तो पेशेंट को रिलीफ मिलेगा. ठीक है, और मिनिमम डोज का जो है वो पोटेंटाइजेशन से रिलेशन है. ठीक है, तो हम वो आगे भी देखेंगे. द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिनिमम डोज ऑफ अ मेडिसिन हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेजेस. अब उसके कौन से एडवांटेजेस है मिनिमम डोज अप्लाई करने के. तो सबसे पहले कि अनवांटेड एग्रीवेशन अवॉइड होएगा. सेकेंड इज़ द स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन विच प्रोड्यूसेस द uncommon characteristic distinguished symptoms of the drug is produced by the minimum quantity of drug. सेकेंड, इसमें उन्होंने ये बोला है कि जो मेडिसिन है उसके जितने आपको नेसेसरी है उतने सब सिम्टम्स वो माइन्यूटनेस ऑफ डोज में दिखाएगी. ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है कि आप उसको जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे उतने अच्छे इफ़ेक्ट्स वो दिखाए. थर्ड इज़ कि आप अगर छोटा डोज दे रहे हो, मिनिमम डोज दे रहे हो, तो देर इज़ नो चांस कि वो ऑर्गेनिक डैमेज करे आगे जाके, वो ड्रग एडिक्शन की रिस्क कॉज करे पेशेंट के लिए या फिर एनी साइड इफ़ेक्ट्स कॉज करे पेशेंट को. और फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, उससे ज़्यादा है कि आप जितनी कम क्वांटिटी का डोज देंगे, नेसेसरी था उसके थोड़ा सा ज़्यादा, बट अकॉर्डिंग टू द केस. ठीक है, जो हमने पहले डिस्कशन किया उससे रिलेटेड. ठीक है, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये सोचना. ठीक है, आप जितना कम क्वांटिटी में डोज दोगे उतनी रेमेडी की फाइनर सिम्टम्स आपको दिखेंगे, फाइनर क्यूरेटिव पावर्स आपको दिखेंगे. ठीक है, तो मतलब जितना मिनिमम डोज उतनी क्यूरेटिव पावर, बारीक बारीक फाइनर क्यूरेटिव पावर आपको दिखने लगेंगी. फिर उसके बाद उन्होंने बोला है विच इज़ फिफ्थ पॉइंट कि सिमिलैरिटी के बेसिस के ऊपर आपने कोई रेमेडी प्रेस्क्राइब कर दिया है तो आपको माइन्यूटनेस ऑफ डोज की वजह से क्या होगा कि आप वैसे ही चीज़ें देख पाओगे जैसे डिसीज़ ने एक्चुअली क्रिएट की थी. ठीक है, अगर आप एक ही बार में बहुत ज़्यादा मेडिसिन दे दोगे तो यू विल नॉट एबल टू फाइंड कि कैसे कैसे डिसीज़ क्रिएट हुआ था बॉडी में. ठीक है, प्रोड्यूस कैसे हुआ था बॉडी में. तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बारीक है, छोटी मोटी है, बट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ये समझने के लिए फ्यूचर होम्योपैथिक प्रैक्टिस के लिए कि आप जितनी माइन्यूट क्वांटिटी में वो डोज देंगे अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी उतना ही वो इफ़ेक्ट कैसा रहेगा, जैसा डिसीज़ था एक्चुअल में वैसा रहेगा. ठीक है, वो हमको बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बताएगा या फिर वो हमको
वी आर टेकिंग नॉलेज ऑफ द डिसीज़ नाउ। तो अगर हमको जब पता चलेगा कि माइन्यूटनेस देने के बाद डिसीज़ ऐसे ऐसे सीक्वेंस दिखा रहा है, पहले फीवर आया, फिर कफ स्टार्ट हुआ, फिर ये हुआ, तो दिस इज़ सीक्वेंस। अगर हमने माइन्यूटनेस में दिया तो हमको पता चलेगा। अगर हमने लार्ज डोसेस दिए तो लार्ज डोज में क्या होगा कि फीवर, कफ एट अ टाइम आएगा पेशेंट को, दैट यू विल नॉट बी एबल टू ग्रैब द सीक्वेंस ऑफ द डिसीज़ फेज। तो इसके लिए आपको माइन्यूटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो एम्ट शल्ट्स है वो बोलते कि स्मॉल डोज जो है वो स्टिमुलेट करने के लिए रहता है, मीडियम डोज पैरालाइज करता है, और लार्ज डोसेस किल करते हैं, मार देते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट समझ आ रही है स्मॉल डोसेस की अब हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमको बस स्टिमुलेशन देना है वाइटल फोर्स को कि तू हेल्दी हो जा, तू पेशेंट को हेल्दी कर दे। तो वो स्टिमुलेशन के लिए काफ़ी कम क्वांटिटी हमें लगेंगी, विच इज़ मिनिमम डोज। मीडियम डोज जो है वो पेशेंट को पैरालाइज कर सकता है। थर्ड, लार्ज डोज जो है वो पेशेंट को किल करता है, ठीक है, वो पॉइजनस इफेक्ट दिखा सकता है बॉडी के ऊपर। सो अदर वर्ड्स में क्या हुआ, एक्शन ऑफ स्मॉल एंड वेरी लार्ज डोसेस ऑफ द सेम सब्सटेंसेस ऑन लिविंग मैटर इज़ अपोजिट। मतलब अगर आप स्मॉल डोज दोगे तो एक्शन जो है वो बहुत अच्छी आएगी, इफ़ेक्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। और उसके अपोजिट में आप अगर लार्ज डोज दोगे तो एक्शन जो है वो काफ़ी डरावनी आएगी, डिलेटेरियस एक्ट करेगी पेशेंट के ऊपर, विच वी डोंट वांट, ठीक है। तो इतना था लॉ ऑफ मिनिमम में। फिर लॉ ऑफ मिनिमम का 7th पॉइंट आता है कि लॉ ऑफ लिस्ट एक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन के बारे में मॉपोर्टियस जो है फ्रेंच मैथमेटिशियन, वो बोलते हैं द क्वांटिटी ऑफ एक्शन नेसेसरी टू अफेक्ट एनी चेंज इन नेचर इज़ द लीस्ट पॉसिबल, द डिसिसिव अमाउंट इन ऑलवेज इज़ ऑलवेज अ मिनिमम एंड इनफाइनाइटिज्म। मतलब कोई एक्शन, किसी एक्शन की क्वांटिटी किसी नेचर में चेंज हो रहा है तो कितनी ज़रूरी है, तो सबसे कम, जितनी कम उतना वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगी, ठीक है। यह हुआ लॉ ऑफ लीस्ट एक्शन। फिर 8th बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, और ये सब का कंक्लूजन जिसमें है वो ये है, according to the law of quantity of Finke, the quality of the action of homeopathic remedy is determined by its quantity in inverse ratio। मतलब जितनी ज़्यादा क्वांटिटी उतना कम एक्शन, और उतनी कम क्वालिटी के एक्शन, और जितनी कम डोज, जितनी कम क्वांटिटी ऑफ डोज उतना ज़्यादा अच्छा एक्शन, ठीक है। ये समझ रहे हो, ये फिंके ने बोला था, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग। डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग में बोलते हैं कि ये बहुत नेसेसिटी था। हमने बायोग्राफी ऑफ हैनीमन में भी देखा कि हैनीमन को वो चीज़ें एलोपैथी के बारे में बहुत तकलीफ़ देती थी कि जो हम मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने वाले हैं वो किसी हाइपोथेसिस के ऊपर मटेरिया मेडिका में इन्वॉल्व की गई है, उसमें ना प्रूविंग की गई है ना कुछ। तो हैनीमन ने होम्योपैथी में वो चीज़ लाई कि प्रूविंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये रेमेडी किसी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे एक्ट करेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग प्रूविंग। किसी पेशेंट के ऊपर, हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर ड्रग प्रूव करना, ड्रग एडमिनिस्टर करके उसके सिम्टम्स रिकॉर्ड करना इज़ ड्रग प्रूविंग। तो ये हुआ डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग। फिर ड्रग प्रूविंग क्या है, तो एक्चुअल ड्रग प्रूविंग इज़ कि आप उसका पैथोजेनिसिटी देखते हैं किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग के ऊपर एडमिनिस्टर करने के बाद, उसकी पैथोजेनिसिटी का सीक्वेंस देखते हैं। और ड्रग प्रूविंग बस स्पेसिफिक एज के ऊपर या फिर स्पेसिफिक सेक्स के ऊपर किया गया क्या, तो नहीं, वो सब एजेस के ऊपर किया गया, सेक्सेस के ऊपर किया गया, कॉन्स्टिट्यूशंस के ऊपर किया गया, और फिर उसका जो रिकॉर्डिंग है वो होम्योपैथी में मटेरिया मेडिका में इन्वॉल्व किया गया। तो हमें जब
कोई मेडिसिन यूज़ करनी है होम्योपैथी में तो हमको पता होनी चाहिए कि उसके क्यूरेटिव एक्शंस कौन से हैं, और ये करने के लिए हमको मेडिसिन का थोरो नॉलेज होना चाहिए, पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। द ड्रग मस्ट बी प्रूव्ड ऑन ह्यूमन बीइंग बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। अब कौन से रीज़न है जिसकी वजह से ड्रग प्रूव हो जानी चाहिए? तो फर्स्ट वन इज़ एनिमल डू नॉट गिव सब्जेक्टिव और मेंटल सिम्टम्स। तो इधर उन्होंने, जैसे मैंने अभी पढ़ा, तो इधर उन्होंने ये नहीं दिया है कि ड्रग प्रूविंग के बारे में बोलो, ड्रग प्रूविंग करना क्यों ज़रूरी है। उन्होंने बोला ड्रग प्रूविंग ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्यों करना ज़रूरी है, इंसानों के ऊपर क्यों करना ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आया कि जो एनिमल्स है वो बता नहीं सकते हैं कि मैं मेंटली कैसा फील कर रहा हूँ, रिटार्डेड फील कर रहा हूँ एक्सेट्रा, और वो मुँह से सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो कि खुद पेशेंट की तरफ से आते हैं वो भी नहीं दे सकते हैं, मतलब ना वो बोल सकते हैं। जितने ऑब्जेक्टिवली हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उतने ही हमें पता चलेंगे एनिमल्स में। तो ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिफरेंट होते हैं। ठीक है। आप अगर ऐसा बोलेंगे कि एनिमल्स के ऊपर कराओ, ह्यूमन बींग्स को क्यों आप इंजोर करना चाहते हो, या फिर ह्यूमन बींग्स को क्यों नेसेसिटी है इन्वॉल्व करने की ड्रग प्रूविंग में, बिकॉज एनिमल्स के ऊपर डिफरेंट एक्शंस है ड्रग्स के दैन ह्यूमन बींग्स। ठीक है। ये भी एक सेकेंड पॉइंट हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि मोडालिटीज़ हमें नहीं पता है। ठीक है। और एनिमल के ऊपर जो हम ये करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर ड्रग प्रूविंग करते हैं, तो हमें मोडालिटीज़ नहीं मिलते हैं कि ठीक है जो शेर था वो अभी सो गया, उसको ये रेमेडी देने बाद दैट वी कांट प्रेडिक्ट कि उसको वो रेमेडी के वजह से हुआ कि उसकी वो खुद की आदत है और वो डेली उसको सोना ये टाइम पे पसंद है, या फिर उसके ऊपर कुछ भी एक्शन नहीं हुए, दैट वी कांट प्रेडिक्ट। सो दिस वाज कि मोडालिटीज़ भी रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूविंग करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग आती है कि जो हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर प्रूविंग करेंगे वो हेल्दी होना क्यों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम किसी डिसीज़ के ऊपर वो ड्रग देंगे, फर्स्ट पॉइंट था कि अगर हम किसी डिसीज़ के ऊपर वो ड्रग देंगे तो वी विल फेल कि कौन सा डिसीज़ है, कौन से डिसीज़ के सिम्टम हैं प्रोग्रेसिव, या फिर वो डिसीज़ के पीरियड में आने चाहिए वो सिम्टम्स कौन से हैं, और इसके वजह से सिम्टम्स कौन से आ रहे हैं ड्रग की वजह से। तो वी विल फेल एट दिस टास्क कि डिसीज़ के कौन से हैं और ड्रग ने खुद से कौन से सिम्टम्स बनाए हैं। ठीक है। द एक्शन ऑफ ड्रग सिक पर्सन के ऊपर डिफरेंट होता है ड्रग का एक्शन दैन नॉर्मल वन, क्योंकि हमने बोला है कि नॉर्मल बीइंग में क्या होता है कि नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कि मेडिसिन जो है उसमें क्योर कर देती है, बट मेडिसिन जो है उसमें डिसीज़ लाती है, मेडिसिन जो है उसमें डिसीज़ लाती है। और सेकेंड वन इज़ डिसीज़ सिक पर्सन, उसमें अगर आपने मेडिसिन दिया तो वो क्योर करेगा। तो अगर आप सिक पर्सन में दे रहे हो और सिम्टम सिमिलैरिटी एक आधी भी मैच हो गई तो वो क्योर हो जाएगा वो एक सिम्टम को लेके सिक पर्सन को। तो दैट कि इसमें हेल्दी ह्यूमन बींग्स का क्यों इतना ज़्यादा जिक्र आया है, क्योंकि हमने अगर वो दिया तो वी विल फेल कि इसमें से डिसीज़ के कौन से सिम्टम्स है और ड्रग ने कौन से दिखाए हैं। फिर उसके बाद कि जो ड्रग का एक्शन है सिक पर्सन के ऊपर और नॉर्मल पर्सन के ऊपर, हेल्दी पर्सन के ऊपर, वो भी अलग अलग है। तो हमें रियल डिसीज़ नहीं मिलेगा और वहाँ वो मेडिसिन ने जो है वो कैसे पावर प्रोड्यूस की वो भी हमें पता नहीं चलेगा सिक इंडिविजुअल के ऊपर एडमिनिस्टर करने के बाद। ठीक है। तो हमको सिक पर्सन में डिसीज़ प्रोड्यूसिंग पावर्स पता नहीं चलेंगी अगर हमने मेडिसिन अप्लाई किया तो। उसके बाद हम कर भी सकते हैं सिक पर्सन के ऊपर, हम मेडिसिन एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, बट उसको मास्टर ऑब्जर्वर लगेगा, मतलब वो किसी भी नॉर्मल फिजिशियन का काम नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा जिसकी स्किल्स है ऑब्जर्वेशन में ऐसा ऑब्जर्वर लगेगा। ठीक है। द नेक्स्ट वन कार्डिनल प्रिंसिपल इज़ थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ
या फिर थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिसीजेस में क्या बोलते हैं कि हैनीमन ने स्टार्टिंग में जब होम्योपैथिक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और वो बहुत ज़्यादा अच्छे सक्सेसफुल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर भी थे, बट वो फेल हो रहे थे क्रोनिक डिसीजेस क्योर करने में, क्योंकि वो सिम्टम्स वापस आ जाते थे। तो उनको अंदाज़ा नहीं लग रहा था कि क्या हो रहा है, मैं क्रोनिक डिसीजेस क्यों नहीं क्योर कर पा रहा हूँ। तो बहुत मुशक्क़त के बाद, 12 साल की कड़ी मेहनत के बाद, उनको एक्सपेरिमेंट्स के बाद, ऑब्जर्वेशंस के बाद उनको ये कंक्लूजन पता चला कि क्रोनिक डिसीजेस के पीछे क्रोनिक मायाज़म्स होते हैं। ठीक है, क्रोनिक मायाज़म्स होते हैं। तो क्रोनिक मायाज़म्स की वजह से ये डिसीजेस होते हैं पर्सन में। ठीक है, और वो क्रोनिक मायाज़म्स कौन से हैं? तो सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। ठीक है, अब सोरा जो मियाज़म है वो फंडामेंटल कॉज है और बहुत सारे इनन्यूमरेबल, मतलब बहुत सारे डिसीज़ प्रोड्यूस करता है, डिसीज़ के फॉर्म्स प्रोड्यूस करता है। वो पूरे डिसीज़ेस की मदर है, माँ है। और 7-8 ऑफ क्रोनिक मेलेडीज जो है वो उनसे फॉर्म होते। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप इमेजिन करो कि 10 अगर है नंबर ऑफ डिसीजेस क्रोनिक मेलेडीज़, तो उसमें से 5 विल बिलोंग टू सोरा एंड बाकी के 5 विल बिलोंग टू कंबाइन टू सिफिलिस एंड साइकोसिस। तो साइकोसिस और सिफिलिस के दोनों के मिला के 5 आपको दिखेंगे क्रोनिक मेलेडीज़, वाइल बचे हुए 5 आपको दिखेंगे सोरा के। ठीक है, आपको समझ रहा है? तो ज़्यादातर किस में बिलोंग करते? सोरा में बिलोंग करते। ठीक है, फिर इसके लिए क्योर इज़ ओनली पॉसिबल, क्योर तभी पॉसिबल है अगर आप एंटी माइज़मेटिक ट्रीटमेंट करो। ठीक है, तो क्योर तभी पॉसिबल है जब आप एंटी माइज़मेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। तो अब ये हैनीमन को समझने लगा था 12 सालों की कड़ी मेहनत के बाद। बट ये जो थ्योरी थी उनकी, इसने 4th एडिशन में उनका कुछ साथ नहीं दिया, मतलब वो कुछ रिलेट नहीं हो रही थी 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में। बट उन्होंने जो क्लासिकल वर्क उनका 1828 में रिलीज़ किया था, जिसका नाम था क्रोनिक डिसीजेस, देयर नेचर एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, उसमें ये थोड़ा था। ठीक है, तो उन्होंने उसमें ये सब बताया था। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट कार्डिनल प्रिंसिपल आता है, विच इज़ वाइटल फोर्स। इट इज़ ऑफ इमेंस इम्पॉर्टेंट इन द होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी इसके विदाउट चल ही नहीं सकती। अगर आप होम्योपैथ हो तो यू शुड नो अबाउट वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स का 20 मार्क्स का क्वेश्चन है आपको ऑर्गेनन में 2nd ईयर को, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यस, हम आगे जाते हैं। तो होम्योपैथी जो है वो ऑल अराउंड वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स के ऊपर बिलीव करती, उसके ऊपर एग्जिस्टेंस स्ट्रेस देती उसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कि वाइटल फोर्स है। तो होम्योपैथी बिलीव करती कि वाइटल फोर्स जो है तो वो एक ह्यूमन बॉडी जो है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है, वो बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट से बना होता है, जिसको हम बोलेंगे वाइटल फोर्स। ठीक है, तो वाइटल फोर्स के बारे में बोलते हुए हैनीमन अफोरिज्म नंबर 10 में बोलते हैं, द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स इज इनकैपेबल ऑफ नो सेंसेशन, नो फंक्शन, नो सेल्फ प्रिजर्वेशन। इट डिराइव्स ऑल सेंसेशंस all and performs all the functions of life solely by means of immaterial being which animates the material organism in health and in disease। तो इसका प्योरली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, बट ये बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। दैट इज़ कि मटेरियल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल मतलब जो स्ट्रक्चर है, जो आपको दिख रहा है, जिसको आपको उठा सकते हैं, स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर जो आपको विजिबल है वो, तो वो कौन सा है? ह्यूमन बॉडी इज़ अ मटेरियल बीइंग, मटेरियल है वो। ठीक है, चीज़ बोलेंगे आप उसको। बट वाइटल फोर्स इज़ नॉट अ चीज़, इट इज़ इमटेरियल बीइंग, मतलब वो डायनामिक है नेचर में। कोई उसको महसूस कर सकता क्या? नहीं कर सकता। हाँ, उसके मैनिफेस्टेशन से उसको महसूस किया जा सकता। जैसे वाइटल फोर्स अगर बैलेंस नहीं रहा, अनबैलेंस्ड हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिसीज़ कंडीशन बोलेंगे। अगर किसी पेशेंट में ह्यूमन बीइंग में वाइटल फोर्स
हार्मोनी में है तो उसको हम बोलेंगे कि वो पेशेंट हेल्थ में है, तो वो हेल्दी है, कंफर्टेबल है। ये उसके मैनिफेस्टेशन हुए कि वाइटल फोर्स अंदर जो है उस ह्यूमन बॉडी में वो हार्मोनी में है। और डिसीज़ के फीवर है, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग डिस्कम्फर्ट में है, डायरिया है, जिसकी भी वजह से, तो वो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इज़ वाइटल फोर्स इज़ इम्बैलेंस नाउ, वो हार्मोनी में नहीं है, डिसहार्मोनी में चला गया है। तो एनिमेट करता, एनिमेट मतलब क्या, चित्रीकरण करना। वाइटल फोर्स खुद जादू के जैसा है, बट वो एनिमेशन करता कि मैं अंदर हूँ, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा, सी हवा है, हवा आपको दिखती क्या, नहीं दिखती, बट आप महसूस कर सकते हो। वैसे ही वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स आपको नहीं दिखता है बट आप उसको महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं, किसी को सेंसेशन प्रॉपर हो रहा है, किसी को प्रॉपर फंक्शन हो रहा है उसके बॉडी का, उसके माइंड का, उसके हर एक पार्ट का, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि हमको पता चल रहा है वाइटल फोर्स है, ये किससे पता चल रहा है, उसके सेंसेशन से, उससे जो चीज़ें हो रही है उससे हमें पता चल रहा है। बट वाइटल फोर्स अगर नहीं रहा बॉडी में, डिसहार्मोनी में रहा, तो वो बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें जान रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो हमें हवा लगेगी क्या अगर हवा नहीं रही तो एज सिंपल एज दैट कि अगर हवा नहीं है तो लगेगी नहीं। अगर वाइटल फोर्स नहीं है तो मटेरियल बीइंग से वो हमें रिप्रेजेंट नहीं होगी, वो मटेरियल बीइंग डेड दिखेगा हमें। वाइटल फोर्स नहीं है तो, अगर डिसहार्मोनी में है तो पेशेंट डिसीज कंडीशन में है, तब हमें वाइटल फोर्स पता चलेगा कि वो डिसहार्मोनी में चला गया है। पर नहीं रहा तो मतलब पेशेंट की क्या हुई है, डेथ। तो पेशेंट की जो डेथ हुई है, ये पार्ट पे आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा, क्योंकि मैंने वो चीज़ बस एक्सप्लेन करने के लिए बोली है। इन द हेल्दी कंडीशन, तो आपको ये पता चलेगा इन द हेल्दी कंडीशन जो है, हेल्दी कंडीशन में बॉडी को मेंटेन करने वाला कौन है, वाइटल फोर्स है। उसकी वजह से आपको टेस्ट अच्छी आ रही है, स्मेल अच्छी आ रही है, उसकी वजह से आप हर सुबह फ्रेश फील कर रहे हो। बट अनदर साइड डिसीज़ भी किसकी वजह से मेंटेन हो रहा है, ड्यू टू डिसहार्मोनी ऑफ द वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स की डिसहार्मोनी की वजह से डिसीज़ मेंटेन हो रहा है। तो ये क्या हुआ, साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू हमें पता चल रहा है कि वाइटल फोर्स जो है वो डिसहार्मोनी में चला गया है और डायनामिकली डिरेंज्ड हुआ है। तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं है, आप इसको इस एक्सप्लेनेशंस के साथ फिर बाद में पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा, ठीक है। अगर आपको किसी पेशेंट को क्योर करना है तो आपको क्या करना है एज अ होम्योपैथ, यू नीड टू अराउज इट, वाइटल फोर्स को आपको बढ़ाना है या फिर स्टिमुलेट करना है कि वो खुद ही बढ़ जाए, ठीक है। और अगर वाइटल फोर्स बहुत ज़्यादा वीक हो गया, वो उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं या फिर स्टिमुलेट करने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं दिखा रहा है, तो देयर इज़ नथिंग वी कैन डू अबाउट इट, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि वाइटल फोर्स जो है वो नॉन मटेरियलिस्टिक है, जो हमने देखा, और इसलिए हम जो है होम्योपैथी वो नॉन मटेरियलिस्टिक अप्रोच रखती है टुवर्ड्स द आर्ट ऑफ हीलिंग। समझ में आया। तो हम अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, विच इज़ आई थिंक लास्ट ऑफ दिस, विच इज़ ड्रग डायनामाइजेशन। ड्रग डायनामाइजेशन मतलब क्या, पोटेंटाइजेशन, ओके। तो इन शॉर्ट ड्रग डायनामाइजेशन क्या है, तो पोटेंटाइज करो आप मेडिसिन को, और पोटेंटाइजेशन की डेफिनेशन ही आपको बोलती है कि डायनामिक क्यूरेटिव पावर्स ऑफ मेडिसिन आर अराउज्ड। सो तो आप क्या करते हो कि क्यूरेटिव पावर्स मेडिसिन के इसके थ्रू बढ़ाते हो, जिसमें क्वांटिटी कम हो जाती है मेडिसिन की, क्रूड सब्सटेंस कम हो जाता है, आप उसको पोटेंटाइज करने के बाद उसकी क्यूरेटिव पावर बढ़ जाती है, वो डायनामिक इन नेचर हो जाता है। डायनामिक मतलब जो हमारी आँखों को दिखाई
दिखाई नहीं देगा बट वो एक्ट ज़रूर करेगा। तो हम ऐसे उसको तैयार करते हैं। तो वो हमने पोटेंटाइजेशन के डिफरेंट मेथड्स देखे थे, विच इज़ ट्राइचुरेशन, सकशन। ट्राइचुरेशन किसके लिए? इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं है। सकशन इनके लिए जो सोल्यूबल है, सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए, उनके लिए हम ये पोटेंटाइजेशन की मेथड्स यूज़ करते हैं। अब स्टुअर्ट क्लोज बोलते हैं कि होम्योपैथिक पोटेंटाइजेशन इज़ अ मैथमेटिको मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन according to scale of crude, inert or poisonous medicinal substance to a state of physical solubility, physiological assimilability and therapeutic activity and harmlessness for use as homeopathic healing remedies। तो डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने ये जो डेफिनेशन दी है वो मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया बस वही है, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके हम क्यूरेटिव पावर्स बढ़ाते हैं तो डायरेक्टली हम उसके क्या कर रहे हैं, जो इनक्यूरेटिव पावर्स है या फिर जो पॉइजनस इफ़ेक्ट्स है वो हम कम कर रहे हैं। ठीक है, क्यूरेटिव पावर्स बढ़ा के हम पॉइजनस पावर्स जो है वो कम कर रहे हैं और उसको एक्टिव फॉर्म में ला रहे हैं। वो क्रूड फॉर्म में था अब पहले जो भी था, जिसको हम बाद में मेडिसिन में कन्वर्ट कर रहे हो, वो पहले क्रूड फॉर्म में था, फिर हमने पोटेंटाइज करके उसको एक्टिव फॉर्म में लाया, दैट इट कैन एक्ट गुड ऑन द बॉडी। गुड मतलब हमें जो क्यूरेटिव पावर्स चाहिए वो उसके आएंगे हमें। ठीक है, फिर पोटेंटाइजेशन के मोटो क्यों है हमारे पास? तो फर्स्ट इज़ कि मेडिसिनल सब्सटेंस कम कर दो। मेडिसिनल सब्सटेंस अगर अपने आप कम हो गया तो उसकी वजह से अपने आप साइड इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे, उसकी वजह से मेडिसिनल एग्रीवेशंस जो है वो भी कम हो जाएंगे। फिर होम्योपैथी जो है वो वाइटल फोर्स के ऊपर बिलीव करती, तो वो डायनामिक इन नेचर है, तो हमारे मेडिसिन भी जो है वो डायनामिक इन नेचर है। तो हमें मटेरियलिस्टिक वे पे नहीं बिलीव करना है, डायनामिक इन नेचर। सो हमें मेडिसिन भी डायनामिक बनानी पड़ेगी, सो दे कैन एक्ट ऑन द वाइटल फोर्स एंड मेक इट इन द हार्मोनी। ठीक है, मेंटेन करने के लिए उसको हम स्टिमुलस देंगे। ठीक है, फिर पोटेंटाइजेशन का और एक फ़ायदा क्या होगा कि जो बहुत ज़्यादा वायरुलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक है, पॉइजनस है, ऐसे मेडिसिन्स जिनका अगर मेडिसिनल फ़ायदा देखो तो बहुत ज़्यादा है, हीलिंग प्रॉपर्टीज़ उनमें बहुत ज़्यादा है, तो उनका जो है ये हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स है वो कम हो जाते हैं, वो पूरी तरीके से हम निकाल देते हैं थ्रू पोटेंटाइजेशन। और इसकी वजह से हमारे पास जो है वो मेडिसिन जो है वो बस हील करती है पेशेंट को, उसको कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है। ठीक है, मैंने जो पहले बोला था ऊपर के इसमें ना एग्जाम्पल अर्सेनिक आएगा, लैकेसिस आएगा जो कि पॉइजनस है क्रूड फॉर्म में, बट जब वायरुलेंट भी है, बट जब हम उसको पोटेंटाइज करेंगे तो वो हीलिंग करेगा। ठीक है, पेशेंट की। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट में हम देख रहे हैं कि मेडिसिनली इनर्ट रहता है क्रूड फॉर्म में, जो भी रेमेडी हम देंगे वो पहले क्रूड फॉर्म में इनर्ट थी, जब हम उसको ये करेंगे पोटेंटाइज करेंगे तो एक्टिव हो जाएगी, वो इफ़ेक्टिव हो जाएंगी और सिक पेशेंट को हील करेगी। उसके एग्जांपल्स कौन से हैं? तो कॉमन सॉल्ट है, चारकोल है, लाइकोपोडियम है, सिलिशिया है। तो मेडिसिनल क्वालिटीज़ ऑफ अदर ड्रग्स वो कम ज़्यादा हो सकती है, पर वो उनके मतलब वो एक्टिव कम ज़्यादा हो सकती है नेचुरल स्टेट में, बट उनकी जो ये एक्टिव प्रॉपर्टीज़ है ये बढ़ाई जाती है इस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ब्रॉडन की जाती है। दिस स्पीयर ऑफ एक्शन, जो भी उनके एक्शंस है वो बढ़ाए जाते हैं पोटेंटाइजेशन के थ्रू, जिनके मेडिसिनल क्वालिटीज़ मतलब क्रूड फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा है तो उनके और ज़्यादा बढ़ाए जाते हैं थ्रू पोटेंटाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग इज़ कि पोटेंटाइज मेडिसिन की जो एक्शन होती है वो डीपर होती है, लॉन्गर होती है और वाइड स्प्रेड होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक रुकती है, फिर डीपर होती है। ठीक है, फिर ड्रग डायनामाइजेशन जो है होम्योपैथी में 5th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि 1833 में पब्लिश हुई थी।
तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने बहुत ट्राई किया कि दैट आई मेक द शॉर्टर वीडियोस, बट नहीं हुआ, क्योंकि हर एक टॉपिक को बहुत नेसेसिटी होती है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। एज वी कॉल ऑर्गेनन इज़ अ मेथोडोलॉजी ऑफ द होम्योपैथी, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्गेनन। तो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई